नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो बहुत खास है। ये वीडियो ये सभी के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। आज का जो विषय रहने वाला है आरटी कोटा रहने वाला है, ये सभी के लिए जरूरी है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से आपको आज ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे कि यदि आप अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराने वाले हैं तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। हो सकता है कि आपको इसका लाभ मिले। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले मैं ये आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद जो हम आगे बात करेंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, यानी कि शिक्षा का अधिकार। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, इनकम का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, डिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या है, फैसिलिटी क्या क्या मिलती है आरटी कोटे से, साथ ही साथ कितनी सीट्स रिजर्व होती है आरटी कोटे के लिए, और क्या अलग से भी फॉर्म भरे जाते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में आरटी कोटे के लिए, और एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगा सकते हैं, और केवीएस की गाइडलाइन में इसके लिए क्या लिखा हुआ है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरटीई कोटे के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ भी मुझे फॉलो करके टाइम पे वहाँ से भी अपडेट रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और सबसे पहले जो सवाल आता है कि आरटीई कोटा क्या है, तो देखिए आरटी कोटे की बात करें तो इसका पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार अगर हिंदी में बोले तो। 2009 में एक आरटी एक्ट लाया गया था सरकार के द्वारा, जिसके तहत जो है जो पेरेंट्स गरीबी रेखा के नीचे थे उनके लिए एक शिक्षा का अधिकार के तहत एक अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत उनके बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में भी और जो बाकी अदर स्कूल से उनमें भी जो है इसके तहत एडमिशन होते हैं बच्चों के। और इसके तहत जो है बच्चों के क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक उन बच्चों की जो है फी एग्जाम्प्टेड रहते हैं, यानी कोई भी फीस पे नहीं करना होता है। तो ये जो है आरटी कोटे का जो है छोटा सा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें कि कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। तो देखिए इसके लिए मैं अगर बताऊंगा आपको, तो इसके लिए आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या बिजनेसमैन हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, रिक्शा चालक है, या मजदूरी वर्ग से किसी से भी अगर आप हैं, या प्राइवेट टीचर हैं आप, तो आप सभी जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन कुछ क्राइटेरियाज है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, एग्जाम्पल के लिए चाहे आप सेंट्रल के हो चाहे आप स्टेट के हो, तो अगर आप SC ST OBC NCL से आते हैं तो आप जो है आरटी कोटे के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन दोबारा से रिपीट करूंगा कि बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं या बिजनेसमैन हैं और आप अगर BPL के अंडर में आते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आते हैं, तो आप भी एलिजिबल हो सकते हैं। या अगर आप जनरल कास्ट से आते हैं और आप EWS के अंडर में आते हैं तो आप भी जो है आरटी कोटे के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद बात आती है इनकम के ऊपर, कि इसके लिए मतलब इनकम का क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए सिंपल सा है कि अगर आप कास्ट कोटे के थ्रू आ रहे हैं एडमिशन के लिए, मतलब आरटी कोटे के लिए, तो इनकम का यहाँ पर कोई सीन नहीं है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, अगर आपकी एनुअल इनकम या मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर भी अगर आप कास्ट कोटे के थ्रू आ रहे हैं तो आप जो है आरटी कोटे के तहत आ सकते हैं, कास्ट कोटे के थ्रू, ध्यान रखिएगा। और यदि आप BPL की बात करेंगे तो अगर आपका फैमिली का अगर BPL कार्ड बना हुआ है तो आप BPL कार्ड के थ्रू जो है आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि अगर EWS की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या कोई ऐसे हैं जो किसी कास्ट कोटे का लाभ नहीं ले रहे हैं, और अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो जैसा कि आपको पता हो कि EWS के लिए क्राइटेरिया है कि 8 लाख से नीचे अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि स्कूल वाइज जो है आरटी कोटे के लिए EWS वालों का जो है इनकम वेरी करता है। उत्तराखंड का अलग होगा, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, दिल्ली का अलग हो सकता है, मध्य प्रदेश का अलग हो सकता है। तो इसके लिए आपको जो है अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जाना पड़ेगा और वहाँ उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि आप EWS के अंडर में आते हैं, आपके पास EWS सर्टिफिकेट भी है। तो अगर मैं EWS के थ्रू आरटी कोटे के लिए अप्लाई करता हूँ तो इनकम कितने होनी चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए कि आप आरटी के लिए एलिजिबल होंगे, तो ये आपको जो है आपके नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय स्कूल से ही कंफर्म करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से एक फिक्स अमाउंट आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि स्कूल वाइज और स्टेट वाइज ये वेरी करता है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में जैसे मैंने बताया कास्ट कोटे से अगर आप
आरटी कोटे के लिए जाते हैं, राइट टू एजुकेशन कोटे के लिए जाते हैं, तो आपके पास बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। चाहे आप एससी से कर रहे हो, चाहे एसटी से कर रहे हो, चाहे ओबीसी एनसीएल से कर रहे हो, बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो इस कंडीशन में आप जो है फादर के कास्ट सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन आपको एडमिशन लेने के 3 महीने के अंदर आपको बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में बच्चे का सर्टिफिकेट टाइम पर जमा नहीं कर पाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके बच्चे का दाखिला कैंसिल हो सकता है या रद्द हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे वेटिंग में बच्चे होते हैं जो कास्ट कोटे के थ्रू अप्लाई किए होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि 3 महीने के अंदर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बन सकता है, तभी आप कास्ट कोटे के थ्रू अपने बच्चे के दाखिले के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद और जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो है बीपीएल कार्ड। जो भी पेरेंट्स बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आते हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और अगर उनका बीपीएल कार्ड बना है तो आप उसके थ्रू आरटी कोटे के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो जनरल कास्ट से आते हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस के अंडर में आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा करके इनकम के अकॉर्डिंग जो है आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आरटी कोटे में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है कि डिस्टेंस का क्राइटेरिया। बहुत सारे पेरेंट्स को इसकी जानकारी हुई, क्योंकि मैं लाइव सेशन वगैरह भी करता रहता हूं तो उनके सवालों के जवाब देता रहता हूं। तो देखिए, डिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होते हैं अर्बन एरिया में केंद्रीय विद्यालय स्कूल, मतलब कि जो शहरी क्षेत्र में बने होते हैं, और दूसरे होते हैं रूरल एरिया में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल बने होते हैं। तो घर से स्कूल तक की दूरी अगर शहरी क्षेत्र यानी अर्बन एरिया केंद्रीय विद्यालय स्कूल की बात करें तो वहां से मतलब घर से स्कूल तक की दूरी 5 किलोमीटर के अंडर में है तो आप आरटी कोटे के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में बना हुआ है, यानी कि रूरल एरिया में बना हुआ है, तो इस कंडीशन में घर से स्कूल तक की दूरी अगर 8 किलोमीटर के अंडर में है तब भी आप जो है आरटीई कोटे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आरटी कोटे को आप पूरा समझिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। और बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे मतलब कमेंट बॉक्स में बोला था कि प्लीज़ एक आरटी कोटे के ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर आइए, जिससे कि हमें थोड़ा पता चल पाए कि क्या क्या क्राइटेरियाज है। इसलिए मैं कंप्लीट वीडियो लेकर के आया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि आरटी कोटे के थ्रू आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं। देखिए, अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक आरटी कोटे के थ्रू अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो आपके बच्चे का फी एग्जम्प्टेड रहता है। बाल वाटिका 1, 2 और 3 में भी अगर बच्चों का आरटी कोटे से एडमिशन हुआ है तो उन बच्चों का भी जो है फी एग्जम्प्टेड रहता है। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि बहुत सारे पेरेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 9, 10, 11 और 12 में आरटी कोटे के थ्रू बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। बच्चों की जो पढ़ाई है बाल वाटिका 1 से लेकर के क्लास 8 तक बच्चों की फी एग्जम्प्टेड रहती है, जिन बच्चों का आरटी कोटे से एडमिशन होता है। और इसके बाद क्लास 9 से जो है बच्चों की फीस लगनी शुरू हो जाती है, जो भी बच्चे आरटी कोटे वाले होते हैं, यानी वो जनरल कोटे में आ जाते हैं। ठीक है, ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ फैसिलिटीज की और बात करें, जैसे कि बच्चे का यूनिफॉर्म हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया और साथ ही साथ स्टेशनरी हो गया। तो अगर आप मान लीजिए कि आप अपने बच्चे का यूनिफॉर्म बनवाते हैं और आप अपने बच्चे का मतलब ट्रांसपोर्ट का जो आपका क्लेम करना है आपको, और जो आपका स्टेशनरी लाइक नोटबुक हो गया, बुक्स हो गई एनसीईआरटी की, या पेन पेंसिल रबड़ जो भी हो गया, अगर आपके पास उसकी प्रॉपर मतलब बिल है आपका, तो आप स्कूल से उसको क्लेम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आपका वो क्लेम तभी होगा अगर स्कूल के पास फंड अवेलेबल होगा, तो तभी आपका ये सारा क्लेम होगा, अदरवाइज क्लेम नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस स्कूल में फंड अवेलेबल होगा उस स्कूल में जो है जिन बच्चों का आरटी कोटे से एडमिशन हो रखा होगा उनका जो यूनिफॉर्म का, ट्रांसपोर्ट का और स्टेशनरी का आप जो है क्लेम कर सकते हैं, जितना भी आपका पैसा लगा है। ठीक है, उसके बाद एक और बात आती है कि कितनी सीट्स रिजर्व होती है आरटी कोटे के थ्रू। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईच एंड एवरी सेक्शन में 25% सीट्स रिजर्व होती हैं आरटी कोटे के लिए। अगर हम नंबर्स में बात करें तो 10 सीटें ईच एंड एवरी सेक्शन में रिजर्व होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि अगर किसी स्कूल में क्लास 1 में अगर 4 सेक्शन है एग्जाम्पल के लिए, तो चारों सेक्शन में 10 बच्चों के एडमिशन होंगे, यानी कि 40 बच्चों के जो है आरटी कोटे के थ्रू ही एडमिशन हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे क्लियर हो गया। उसके बाद एक और जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं या अलग से फॉर्म भरे जाते हैं आरटी कोटे के लिए केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूंगा
कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में आप चाहे किसी भी कोटा और कैटेगरी से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके लिए और सभी अदर जो कोटाज हैं, मतलब आरटी कोटा और अदर कोटा के लिए, सबके लिए एक साथ ही फॉर्म भरा जाएगा। अलग से कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है, ना ही इसके लिए कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल के द्वारा, ना केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कोई अलग से नोटिफिकेशन या नोटिस या शेड्यूल निकाला जाता है। एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको सभी कोटा और कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ आरटीई कोटे के लिए भी आपको वहीं पर ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट करने का। ठीक है, आरटीई कोटे के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो डिस्टेंस ही है। अगर घर से स्कूल तक की डिस्टेंस एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइन होगा तभी आप आरटीई कोटे के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है लेकिन डिस्टेंस अगर आपका सही नहीं है तो आप इस कंडीशन में आरटीई कोटे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि अगर मान लीजिए कि आप किसी कास्ट कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, और मतलब आरटीई कोटे के लिए कास्ट कोटे के थ्रू, या आप बीपीएल कार्ड या ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हैं, तो ये जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ईडब्ल्यूएस की जगह पे आपने इनकम सर्टिफिकेट के डिटेल्स भर दिए या बीपीएल कार्ड की जगह पे इनकम सर्टिफिकेट के डिटेल्स भर दिए तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स ये गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले कई सालों से वीडियोस बना रहा हूँ और मुझे इसकी अच्छी खासी जानकारी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ A to Z सारी जानकारी शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको A to Z जानकारी और आप रजिस्ट्रेशन का टाइम पर और एडमिशन के टाइम पर बिल्कुल भी गलती ना करें। उसके बाद एक और बात बोलना चाहूँगा पेरेंट्स, एड्रेस प्रूफ को लेकर के। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि उनके घर से स्कूल तक की दूरी जो है ज़्यादा होती है, लाइक 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि वो जो है नज़दीक का कोई एड्रेस जो है उसे मेंशन कर देते हैं और बोलते हैं कि जब बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा तो हम जो है रेंट एग्रीमेंट बनवा करके वहाँ पर स्कूल के सामने रख देंगे। तो देखिए, ऐसी आपने गलती नहीं करनी है। आपने वही एड्रेस मेंशन करा है उस टाइम पे जो आप एग्जैक्टली अभी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो स्कूल के द्वारा जो स्टाफ है वहाँ का ईजिली पकड़ लेगा इस चीज़ को कि आपने जो है बस एडमिशन पर्पज से आपने रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी है जिनका घर से स्कूल तक की दूरी ज़्यादा होती है, 6, 7, 8 किलोमीटर होती है, लेकिन वो वहाँ पर टिक कर देते हैं कि हमारे घर से स्कूल तक की दूरी लेस देन 5 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो भी है, वहाँ पे टिक कर देते हैं और सोचते हैं कि हम बाद में इसको मैनेज कर लेंगे, स्कूल से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हजारों बच्चों के दाखिले इसी के कारण कैंसिल होते हैं। तो आप सभी पेरेंट्स ने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आपने इतनी मेहनत किया है, इतना इंतजार किया और आखिरी में अगर आप ऐसी गलती कर देते तो आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपके बच्चे को दाखिला नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके साथ साथ एक और बात बोलना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि देखिए, आप खुद भी जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन की गाइडलाइन को पढ़ें, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको जो है आपको खुद जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या एक्चुअल में रूल है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के। अगर मैं कोई भी वीडियो लेकर के आता हूँ उससे पहले जो मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की सारी गाइडलाइंस को पढ़ता हूँ, सारे क्राइटेरियाज को पढ़ता हूँ, सारी डिटेल्स को पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस उठा और वीडियो बना करके आप लोग लेकर आ गया। A to Z जो एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट होती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल की एडमिशन के लिए, वो सारी डिटेल्स लेकर के आने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए एडमिशन के लिए और डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट ऐसा छूट गया हो जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, वॉइस कॉल करके आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आप सभी पेरेंट्स के सवालों के जवाब दूं, और जब तक एडमिशन चलेंगे तब तक मैं डेली कुछ ना कुछ वीडियो लेके आता रहूंगा, और साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन करूं और आप सभी पेरेंट्स के डाउट्स क्लियर करूं, और साथ ही साथ आपके लिए हर टॉपिक के ऊपर वीडियो भी लेकर के आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने CS टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि CS टेक्निकल बस बनाया ही आप लोगों के लिए ताकि आप सभी पेरेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचा सकूं और आप सबकी हेल्प कर सकूं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।